नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर करारा प्रहार। संसद में मेरे पिता का अपमान हुआ, प्रियंका गांधी ने कहा आप अपमान करने पर सजा नहीं होती। मेरे परिवार के लोग देश के लिए शहीद हुए। हम नफरत की विचारधारा नहीं रखते। मेरे शहीद पिता का संसद में अपमान किया गया। तिरंगे में मेरे परिवार का खून शामिल है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। पीएम मोदी ने मेरे परिवार का अपमान किया। पूरी सरकार अडानी को बचाने में क्यों लगी है? आज भी कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। जनता की संपत्ति एक आदमी को दी जा रही है। राहुल जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। राहुल देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। लाखों लोग राहुल गांधी के साथ। वहीं राजघाट से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने संकल्प सत्याग्रह के दौरान कहा कि संसद में मेरे परिवार का अपमान किया जाता है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र के मंत्रियों द्वारा गांधी परिवार का अपमान किए जाने का मुद्दा भी उठाया। सुनिए। शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की। वहीं राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने नई सियासी मुहिम अब शुरू की है। कांग्रेस पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह शुरू कर रही है। लखनऊ में भी कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से देश भर में कांग्रेसी भड़के हुए हैं और आज देश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह आंदोलन चला रही है। लखनऊ का ये नज़ारा है। लखनऊ के शहीद स्मारक पर कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट ब्रिजलाल खाबरी और दीगर नेता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। जैसा ब्रिजलाल खाबरी ने बताया कि ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है और जब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन और दूसरे अभियान कांग्रेस पार्टी के चलते रहेंगे। कुल मिलाकर के बीते कई सालों में कांग्रेस के हाथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा हाथ लगा है वो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन है। कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश से जोड़ रही है और पूरे देश में इस बात को प्रचारित कर रही है। 2024 तक कांग्रेस पार्टी का इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलता रहेगा। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने कहा कि जब जब लोकतंत्र की हत्या होगी हम सत्याग्रह करेंगे। जिस सीक्वेंस में राहुल जी की सदस्यता खत्म की गई वो 24 घंटे भी नहीं दिए गए, ये कानून के खिलाफ है। और इन सब बातों को लेकर के लंबी बात नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि हम सत्याग्रह जो कर रहे हैं
जब सत्य पर आंच आती है तब सत्याग्रह होता है। सत्य का आग्रह ये कर रहे हैं कि देश का जो लोकतंत्र है ये खतरे में है और लोकतंत्र को जिंदा रखना राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है। जब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा, जब तक लोकतंत्र पर हमले होते रहेंगे। लोकतंत्र पर हमले बंद होंगे, सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। वे राहुल गांधी के बयान और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस ओबीसी विंग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को लेकर नहीं बोला है। बीजेपी जानबूझकर मुद्दे को भुना रही है। आखिर सदस्यता रद्द करने की इतनी जल्दी क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर अड़ी है और एक बात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार जोड़ा जा रहा है कि ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया है और राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें रियायत की अगर बात करें या फिर बार बार जोड़ा जा रहा है कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया है। मेरा जो है सीधा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है, क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी क्या पिछड़ा वर्ग से हैं? दूसरी बात मेरी ये है कि राहुल गांधी जी ने जब विदेश गए थे उन्होंने यही कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या इन्होंने साबित नहीं कर दिया कि उनको मामला था कोलार का, लेकिन सूरत के कोर्ट में मैनिपुलेशन करके उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। और जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे कि अडानी से आपके क्या संबंध हैं, कि जिस मुल्क में आप जाते हैं वहाँ अडानी जी पहुँच जाते हैं। आपने अमेरिका में, आपने श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में आपने उनकी, मैं सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में आपने उनकी सिफारिश की। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप उसका जवाब देने की बजाय आप पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये बता दें मेरे को कि ओबीसी के लिए एक भी कदम उठाया हो? क्या जातीय जनगणना करवाई? जातीय जनगणना अगर हो जाती तो हमारा पंचायती राज के अंदर, हमारा हायर एजुकेशन में हमारा रिजर्वेशन समाप्त नहीं होता। MBBS वगैरह उसमें हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये सब ओबीसी समुदाय से नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं है उनका तो ओबीसी। अच्छा, मेरी जो फैक्ट्स पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। कास्ट सेंसस ओबीसी का डिपार्टमेंट अलग बनाया। ओबीसी के लिए क्या किया है मोदी जी ने? आप मुझे ये बताइए, क्या प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज कर रहे हैं सबको, रेलवे को, उससे क्या ओबीसी, SC, ओबीसी माइनॉरिटी को फायदा मिलेगा? हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी 2024 में हम कास्ट सेंसस भी करवाएंगे, हम रिजर्वेशन भी कराएंगे प्राइवेटाइजेशन में। तो ओबीसी के लिए मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी नहीं है, क्योंकि आदमी वो कर्म से मोदी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है कि वो ब्राह्मण है कि वो ओबीसी है। तो कर्म से ओबीसी बिल्कुल नहीं है वो। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के सत्याग्रह को दुराग्रह भी बता दिया कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। तो
तो सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और तो और कई जगहों पर यह प्रदर्शन देखिए उग्र भी हो चला है, कई लोग हिरासत में भी लिए गए। नमित, देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसके खिलाफ आज पूरे देश में यूं तो संकल्प सत्याग्रह हो रहा है, लेकिन राजघाट की मेन तस्वीरें एक बार मैं दिखा दूं, क्योंकि ये जो बड़ा मंच बनाया गया है यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो तो मंच पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता है वो आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। सुबह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हुए हैं, तो दूसरा जो बैच है वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो पूरा संकल्प सत्याग्रह है ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ है और शाम के 5 बजे तक चलेगा। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी ने मंच से बोलना शुरू किया था तो उसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया था कि मेरे पिता का अपमान जब किया गया, मेरी मां का अपमान किया गया, तब बीजेपी शायद क्यों चुप रही। इन बातों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर प्रियंका गांधी हमने देखी। इसके अलावा बात करें तो कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद ने भी अपने बयानों में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है सागर कि क्या ये जो राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई हुआ है, इसके बाद जो इस साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं वहां पर कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में रहेगी? क्या कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा या फिर कांग्रेस के अंदर जो इंटरनली गुट बन रहे हैं उनकी वजह से कहीं कांग्रेस पीछे तो नहीं रह जाएगी? क्योंकि इस साल में जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां में तीनों में से 2 राज्यों में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है इससे कहीं ना कहीं कहे तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। यहां से जो संकल्प सत्याग्रह शुरू हुआ है पूरे देश के अंदर चल रहा है। कल भी हमने सुना है कि कल भी संसद के अंदर भी हंगामा रहेगा और सड़कों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे। सुबह अगर बात करें तो राजघाट के अंदर इस कार्यक्रम को करने की जो परमिशन थी वो कांग्रेस को नहीं मिली थी, जिसके बाद जो गांधी प्रतिमा है यहां पर इसी के सामने मंच लगाया गया और यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। मैं लौट कर आऊंगा, आप बताइएगा, लेकिन फिलहाल राजघाट पर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आपके सामने आया है ये जिसके लिए बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी इस देश के लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसको सुन लेंगे यूट्यूब के अंदर, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपा करके जाके सुन लीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी। आगे आने वाले वक्त में हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने देश के सामने अपना एजेंडा रख दिया है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ या बाहर रहूँ, मुझे देश ने सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार बोलूंगा, चाहे अडानी जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। उन्होंने हमें एक मैसेज दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती किस प्रकार से हम लोग ड्यूटी को निभाएं, पब्लिक में जाएं। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी जो प्रोग्राम दिए हैं प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं, और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी ने मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेस जनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान है, दुखी हैं, मैंने कहा उनकी आवाज बन के राहुल जी निकले हैं। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि पूरे देश भर में इस समय कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और राहुल गांधी के साथ सभी लोग इस समय खड़े हैं। सहयोगी नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, वैसे कांग्रेस चाहे तो इस मुद्दे को भुना भी सकती है, इमोशनल कार्ड अगर प्ले करे कांग्रेस, हर जगहों पर जाकर ये बताए कि हाँ राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी सांसदीय गवाही और देश की सेवा में लगे, क्योंकि कई बार इस तरह की बातों का जिक्र कांग्रेस अब कर भी रही है। नमित,
देखिए बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही अशोक गहलोत ने जिस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी ने मौका दिया है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के ये जिसके साथ ये जो घटना हुई है उसके बाद कांग्रेस को अब ये सोचना चाहिए कि जो आगे की राजनीति है वो किस धरे पर चलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला तो ये कि जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में 14 दल गए उसमें भी कांग्रेस पार्टी है। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, दरअसल अब इसमें कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर आएंगी। हालांकि जब ये घटना हुई थी परसों का मैं जिक्र करूं तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया था और इसको इस बात की निंदा की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस बात को गलत ठहराया गया था। तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आती तो हैं, लेकिन क्या वो ये जो पूरा गुट बन रहा है यानी कि जो पार्टियों के समूह बन रहा है, क्या वो आने वाले समय में साल 2024 के इलेक्शन में थर्ड फ्रंट के रूप में उभरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इस साल में जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में राजस्थान का मैं जिक्र करूं तो वहां पर कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी मुश्किल हो सकती है अगर इसी तरीके का रवैया रहा है, क्योंकि राजस्थान में तो इंटरनली जो कांग्रेस के अंदर है वो किसी से छुपा नहीं है किस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने जो संकल्प सत्याग्रह आज से शुरू किया है, कांग्रेस चाह रही है कि यहां से अब वो खुलकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करे, क्योंकि आज के अलावा कल और परसों यानी कि संसद के अंदर किस तरीके का रवैया कांग्रेस का रहेगा, कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे। दूसरा ये कि सड़क पर और संसद के अंदर तो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी, हाईकोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर इस मुद्दे पर इस मामले पर स्टे लग जाता है तो हो सकता है कि राहुल गांधी की मुसीबतें थोड़ा सा कम हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, शुक्रिया नमित, नजर बना रखिएगा पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात की साबरमती जेल पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। अतीक अहमद को लाया जाएगा प्रयागराज। अतीक को बख्तरबंद गाड़ियों से ले जाएगी यूपी पुलिस। कागजी कार्रवाई समय यूपी एसटीएफ की टीम करने में लगी है। अतीक को लेकर शाम तक प्रयागराज पहुंच सकती है पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में इस समय। लगातार हत्याकांड में शामिल आरोपियों और माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और अब सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है, जहां माफिया अतीक अहमद बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज अब ले जाया जाएगा। सड़क के रास्ते अतीक को प्रयागराज लेकर जाएगी। जानकारी के मुताबिक अतीक को शाम तक प्रयागराज लाया जा सकता है और अतीक को प्रयागराज में दर्ज एक पुराने मामले में 28 मार्च को सजा सुनाई जानी है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, आरोपी अतीक अहमद जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद है तो वहीं अशरफ इस समय बरेली की जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तो गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है यूपी एसटीएफ की टीम। तो कागजी कार्रवाई अभी जारी है फिलहाल, और कागजी कार्रवाई के बाद अब अतीक पर अब कार्रवाई अब की जाएगी। सहयोगी मेहुल झाला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, फिलहाल ताजा अपडेट क्या निकल कर आ रही है साबरमती जेल से? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सागर, ये मेरे पीछे साबरमती सेंट्रल जेल का वो दरवाज़ा है, छोटी सी खिड़की है जहां से आवाजाही होगी। तकरीबन 3 बजे के इर्द गिर्द ये जो ट्रांसफ़र वारंट वाली प्रक्रिया है, कागजी कार्रवाई है, वो ख़त्म हो सकती है और उसके बाद अतीक अहमद को सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाया जा सकता है। इस भेजकर यहाँ पर में अतीक अहमद को शिफ्ट किया जा सकता है प्रयागराज जेल में। जो 3 दिन के बाद सुनवाई है उसमें उसका भाई जो जेल में बंद है
उसको भी पेशी उनकी भी हो सकती है। उसको भी पेशी उनकी भी हो सकती है। असद जो है अतीक अहमद का बेटा, वो कहीं साबरमती सेंट्रल जेल के इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं छिपे होने की आशंका के चलते 15 दिन पहले यूपी एसटीएफ ने यहाँ 3 दिन गश्त लगाई थी। बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े अपार्टमेंट में उन्होंने छानबीन की थी कि कहीं असद यहाँ छिपा ना हो या असद के साथ उमेश पाल हत्याकांड के साथ जुड़े कुछ गुर्गे जो हैं वो यहाँ छिपे ना हो। दरअसल मामला यही है कि इससे पहले 2 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद से मिलने की कोशिश भी की थी। ये पूरी जानकारी अब सामने आई है, पर अब देखना ये होगा कि अतीक अहमद को जिस तरह से सड़क मार्ग से अगर प्रयागराज ले जा रहा है तो विकास दुबे वाला जो मामला था उस पर उन्होंने आशंका जताई थी कि गाड़ी पलट सकती है। उसी के आधार पर अतीक अहमद ने या उनकी बीवी शाइस्ता ने एक याचिका दायर की है उत्तर प्रदेश में और ये कहा है कि अतीक अहमद को साबरमती सेंट्रल जेल से शिफ्ट ना किया जाए। शाइस्ता ने भी ये मांग रखी है कि उनका सड़क मार्ग से एनकाउंटर हो सकता है। इसी भय और इसी पशोपश के बीच जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल में, न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले आज से 15 दिन पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी साबरमती सेंट्रल जेल से कि अतीक अहमद ने यहाँ से टेलीफोनिक सूचना दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उनके जरिए उमेश पाल की हत्या के निर्देश दिए थे और उसी के आधार पर उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद शुक्रवार देर रात गुजरात पुलिस ने, गुजरात के गृह विभाग ने, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात की 17 जेलों में 33 जिलों में से 17 जेलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। कई जेलों से मोबाइल भी बरामद हुए। 17 जेलों में से तकरीबन 26 जितने मोबाइल बरामद हुए हैं। सूरत की लाजपुर जेल जहां पर नारायण साईं आसाराम का बेटा जेल में बंधक है, वहां से गांजे के पैकेट्स 40 जितने बरामद हुए। पर सबसे अहम बात है कि गुजरात की जेलों में से मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका बड़े पैमाने पर खुलासा हो गया। कल गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और डीजीपी विकास सहाय की बैठक। चलिए, मैं उल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अतीक को अब प्रयागराज अब लेकर लाएगी अब यूपी एसटीएफ की टीम। अब वहीं मिशन मध्य प्रदेश पर है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, भोपाल में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ भी की है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना, हम सभी वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जेपी नड्डा ने कहा है। मैं शिवराज जी की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लाडली बहना का कार्यक्रम शुरू किया है। पहले लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना। यह बताता है कि हम किस तरीके से समाज को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए हमारे कार्यक्रम लक्षित होते हैं कि उसका परिचायन करें। हम कहीं अति पिछड़ा को कुछ निरादर करेंगे, हमारी आदत नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि अति पिछड़ा को भी ताकत दे और मुख्य धारा में शामिल करें। मैं शिवराज जी की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लाडली बहना। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।